इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे, और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं क्लास 12 की यूनिट 4.2, जो कि एक नॉवेल का अप्रिसिएशन है, या फिर हम कह सकते हैं उसका क्रिटिसिज्म है नॉवेल का, जिसका नाम है टू सर्व विथ लव। ये E.R. ब्रेथवेट नाम के लेखक द्वारा लिखित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या होगा ये मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। इसमें दो भाग इसके हम करेंगे। पहला भाग होगा हम लेखक के बारे में जानेंगे, उसके बाद में नॉवेल के समरी जानेंगे, उसके बाद में नॉवेल की थीम जानेंगे, और आखिर में सिनॉप्सिस, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके संक्षिप्त में उसको हम जानेंगे। ये पहला भाग हो गया। ये तीन चीजें हम पहले भाग में लेंगे। दूसरा भाग जो होगा उसमें उस नॉवेल से एक चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 17 हमको यहाँ पर है, वो दिया गया है, वो चैप्टर हम देंगे, वो पूरा देखेंगे। उस चैप्टर से चैप्टर के अंदर हम पूरा उसको पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझ लेंगे, और उसके बेसिस पे, उस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले पार्ट के साथ में। और पहले पार्ट का जो पहला भाग है वो है अबाउट द राइटर। टू सर्व विथ लव बहुत ही जाना माना नॉवेल है, और इसके लेखक जो है वो है E.R. ब्रेथवेट। इनको E.R. ब्रेथवेट के नाम से ही जाना जाता है, पर उनका नाम, पूरा नाम है यूस्टस एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट, है ना। तो उनका जन्म 1912 में 1912 टू 2016, उनका जो उनकी जो जीवनी है, उनका जो लाइफ स्पैन है वो 1912 से लेके 2016 तक, 1912 से 2016, 1912 से लेके 2016 तक उनका जीवन रहा है। Popularly known as E.R. Braithwaite was a Guyanese-born British American novelist, writer, teacher, diplomat, and best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हमको समझनी चाहिए। इसमें है कि वो E.R. ब्रेथवेट इसी नाम से वो जाने जाते हैं, और वो कौन है? तो वो एक गयानीज बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन राइटर वो है। उसके बाद में वो एक राइटर है, वो एक टीचर भी रह चुके हैं, है ना, और वो एक डिप्लोमेट भी रह चुके हैं। डिप्लोमेट मतलब जैसे एक हम कह सकते हैं कि कोई सरकारी नौकरी में भी वो रहे हैं। डिप्लोमेट ये एक ऐसा होता है जिसको हम कह सकते हैं कि दो देशों के बीच संबंध जब बढ़ाए जाते हैं तो उनके संबंध बढ़ाने के लिए ये डिप्लोमेट्स, जैसे हम एम्बेसडर कहते हैं, उसी तरह से वो डिप्लोमेट भी होते हैं, है ना। अभी ये सारी चीजें हमको समझनी है। लेखक है, शिक्षक रह चुके हैं, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, ये सारा हमने तो पढ़ लिया। गयानीज, GUNESE, GUYANES, गयानीज क्या होता है? ये गयाना, गयानीज मतलब गयाना। गयाना क्या है? ये वेस्ट इंडीज का एक देश है। वेस्ट इंडीज का एक देश है मतलब वेस्ट इंडीज बहुत सारे टापुओं का एक समूह है जो अमेरिका से सट कर है, उसी में से एक देश है गयाना। वहां पर उनका जन्म हुआ था, और उनका बहुत सारा जीवन ब्रिटेन में भी बीता, और कुछ समय उन्होंने अमेरिका में बिताया, इसीलिए उनको ब्रिटिश अमेरिकन हम कहेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई मुझे लगता है मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अभी ये सारी चीजें तो उनके बारे में हमें पता चली, पर इससे भी ज्यादा उनके बारे में पता करने वाली चीज वो है कि उनके द्वारा जो किया गया लेखन है वो बहुत सारा, मतलब सारा कुछ लेखन उनका सामाजिक, ब्लैक पीपल। अब जब मैं ब्लैक पीपल कहता हूं तो मैं काला नहीं कहूंगा, है ना, मतलब ब्लैक मतलब काला होता है, पर काले लोग ऐसा हम नहीं कहेंगे, है ना। क्यों? कि देखिए हम लोग जो भारतीय हैं वो जो काला हम जो कहते हैं, है ना, उस लिहाज से वो सिर्फ रंग तक सीमित होता है ना। हमारे लिए जब हम काला कहते हैं तो वो सिर्फ रंग तक सीमित है, पर
जब कोई पश्चिमी देशों में कोई काला व्यक्ति कहा जाता है, किसी को काला कहा जाता है, तो वो सिर्फ रंग तक सीमित नहीं होता है, वो रंग भेद तक सीमित नहीं है, तो वो उसके एथनिसिटी को दर्शाता है। एथनिसिटी मतलब क्या है कि वो लोग हमारे नहीं है, ऐसा उनको समझा जाता है, क्योंकि वो ऐसा समझा जाता है कि वो सारे लोग अफ्रीका से आए हैं, तो उनका यहाँ पर क्या काम, इस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये फर्क हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। भारतीय जो रंग का नजरिया है वो अलग है, मतलब हम किसी को काला कह देंगे, पर ऐसा नहीं कहेंगे कि वो हमारा है ही नहीं, या फिर भले ही है ना, दो भाई भी हम देखते हैं तो कोई काला होता है, कोई थोड़ा सा गोरा होता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो भाई कह देता है नहीं तू तो काला है, तू तो मेरा भाई है नहीं, है ही नहीं, ऐसा नहीं। तो इस तरह से उसका फर्क हमें जानना चाहिए। तो भारतीय संकल्पना जो रंग की है, मतलब आदमी के रंग की है, इंसान के रंग की है, वो रंग तक सीमित है, पर पश्चिमी राष्ट्रों में जो रंग भेद जो होता है वो बहुत ही ज्यादा गहरा होता है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए मैं हर बार ब्लैक ऐसा ही कहूंगा, ब्लैक को ब्लैक ही कहूंगा, उसको मैं हिंदी में आपसे काला वगैरह कहने की कोशिश नहीं करूंगा, ऐसा मैंने कहा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये चीज, ये आपको ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगी, इसलिए मैंने आपको ये बता दी। तो वो कहते हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी लेखन किया गया है, उनके द्वारा जो कुछ भी लिखा गया है, वो लेखन, सारा कुछ लेखन सामाजिक, काले ब्लैक पीपल, ब्लैक लोगों के सामाजिक परिस्थिति के बारे में उन्होंने लिखा है, और किस तरह से उनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया है, किस तरह से उनको थोड़ा सा कम आंका गया है, इस बारे में उनका सारा लेखन हुआ है। ठीक है, he was the author of one of the famous 1959 autobiographical novels टू सर्व विथ लव, और 1959 में उन्होंने एक जो किताब लिखी थी टू सर्व विथ लव, जिसका ही थोड़ा सा भाग हम आज देखने वाले हैं, जिसके बारे में ही आज हम जानने वाले हैं। तो वो बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी थी, वो किताब बहुत ही लोकप्रिय है। He also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa, और उन्होंने एक और किताब लिखी है जिसका नाम है A Kind of Homecoming, जो उन्होंने अपने अफ्रीका यात्रा के बारे में लिखी है। A Choice of Straws, a novel set in London, और लंदन में बसा हुआ एक नॉवल भी उन्होंने लिखा जिसका नाम उन्होंने दिया था, जिसको The Choice of Straws, and Reluctant Neighbors, a memoir and treatise about racism, और ये रंग भेद के बारे में जो उन्होंने लिखा है या संकल्पना, और जिसके बारे में उन्होंने किताब लिखी है, उसको उन्होंने नाम दिया है रिलक्टेंट नेबर्स। Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a state of inhumane circumstances. ब्रेथवेट का सारा लेखन इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि किस तरह से वो एक ब्लैक टीचर रहे, ब्लैक इंजीनियर रहे, ब्लैक सोशल वर्कर रहे, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका आसपास का वातावरण बहुत ही अमानवीय रहा हो, इनह्यूमेन, है ना, मतलब अमानवीय, बहुत ही अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया था, मतलब उनको मानव ही नहीं समझा गया, इसकी इतने बुरे दौर से उनको गुजरना पड़ा है। और जब भी वो कोई काम करते, भले ही वो टीचर का काम करे, तो उनको कहा जाता था ब्लैक टीचर, है ना, और उन्होंने अगर सामाजिक कार्य किया है तो उनको ब्लैक सोशल वर्कर ऐसा कहा गया। मतलब देखिए, यहाँ तक ना उनको सिर्फ मानव, है ना, ऐसा नहीं कहा गया, उनको सिर्फ सोशल वर्कर ऐसा नहीं कहा गया, उनको सिर्फ टीचर ऐसा नहीं कहा गया, ब्लैक टीचर। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जहां पर भी मैं रहा, मेरे आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही अमानवीय वातावरण रहा है। टू सर, अब इस किताब की ओर हम बढ़ते हैं। टू सर विथ लव इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, और ये जो किताब टू सर विथ लव उन्होंने लिखी, वो एक आत्मचरित्रात्मक किताब उन्होंने लिखी। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के जीवन पर आधारित, है ना।
The narrator is an engineer, but to make both ends meet, he accepts the job of a teacher in rough London East End school. और भले ही वो पेशे से इंजीनियर रहे हो, लेकिन अपना खर्चा चलाने के लिए उनको इंजीनियर के साथ साथ एक शिक्षक की नौकरी भी उनको करनी पड़ी, और उन्होंने वो की। और वो जो नौकरी उन्होंने स्कूल में की, वो एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, रफ, मतलब जहां पर बच्चे जो आते थे वो ऐसे जगह से आते थे जहां पर उनको बिल्कुल भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसे बहुत ही बुरे स्कूल में उनको ईस्ट एंड, लंदन के पश्चिमी पूर्वी भाग में वो जो स्कूल था वहां पर उन्होंने नौकरी की थी। The school is full of troublemaker students who were rejected from other schools for their behavior. देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो बच्चे इस स्कूल में जो आने वाले बच्चे थे, वो ऐसे बच्चे थे जिनको बहुत सारे स्कूलों से निकाल दिया गया था क्योंकि उनका बर्ताव अच्छा नहीं था। उनके बर्ताव के चलते उनको उस स्कूल से निकाल करके फेंक दिया था, और ऐसे सारे बच्चे उनके स्कूल में आते थे। उस स्कूल में उनको टीचर की नौकरी करनी पड़ी थी, और यहाँ के सारे जो बच्चे थे वो बहुत ही शरारती हुआ करते थे। At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students, but later his calm demeanor and desire to see them succeed gradually earn him their respect. और वो बताया जाता है कि शुरुआत में तो बच्चों ने उन्हें बहुत तंग किया, बहुत शरारतें उनके साथ हुई और बहुत उनको तकलीफ भी पहुंचाई गई, पर धीरे धीरे जब बच्चों को समझ आने लगा कि ये शिक्षक तो हमें सफल होते देखना चाहता है, हमारे लिए काम कर रहा है, तो धीरे धीरे उनके लिए बच्चों में एक आदर की भावना पैदा होती गई, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता गया। ठीक है, तो इस तरीके का ये नॉवल है। अब इसमें मेजर कैरेक्टर्स है। देखिए, इसकी हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं, तो इसके इस किताब में कौन कौन से कैरेक्टर्स है, कौन कौन से पात्र है, वो भी हमें देखना जरूरी है। अब मेजर कैरेक्टर्स, अभी जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है उसमें रिकी ब्रेथवेट नरेटर, पहला और सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है रिकी ब्रेथवेट, जो कि हमें कहानी बता रहा है। गिलियन गिलियन ब्लैंचर्ड नाम की एक शिक्षिका वहां पे है। मिसेस डेल एवंस भी एक बहुत ही अच्छा पात्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। डेनहम एक पात्र है, पमेला डेयर एंड मिस्टर फ्लोरियन, ये सारे महत्वपूर्ण पात्र हैं। और कुछ जो दुय्यम पात्र जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, उनमें बॉब बेलमोंट, जेस बेलमोंट, जैकलिन बेंडर, बेकली, क्लिंटी, जोजी डॉस, सेल्मा ड्रू, पैट्रिक फेरनमैन, हैकमैन, टिक जैक्सन, मोइरा जोसेफ, मोनिका पेज, पॉल्मर, बारबरा पेज, यूफेमा फिलिप्स, पॉटर, जेन पर्सन, सैपियानो, लैरेंस सील्स एंड थियो वैटसन, ये सारे दुय्यम पात्र है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं समरी के साथ। अभी हम समरी देखने वाले हैं कि ये जो लेसन है, ये जो किताब है, वो आखिर किस चीज की है, किस चीज के बारे में है और कैसी लिखी गई है, इसकी सारी कथा जो है वो कथा हम संक्षिप्त में जानेंगे। समरी ऑफ द नॉवल। ठीक है, समरी। To Serve with Love is a work of fiction based on the life of the author E.R. Braithwaite. अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये फिक्शनल है। फिक्शनल मतलब काल्पनिक, ये काल्पनिक कथा है जो लेखक के जीवन पर आधारित है। मतलब कुछ घटनाएं काल्पनिक हो सकती है, पर बहुत सारा भाग जो है उनके जीवन से लिया गया है, लेखक के जीवन से लिया गया है, ये हमें बताया जा रहा है। The main character E.R. Braithwaite works as an engineer in an oil refinery. और जो मेन कैरेक्टर है वो एक तेल जहां पर रिफाइन होता है, तेल की जो कंपनी है रिफाइन करने वाली, मतलब तेल शुद्धिकरण कारखाना जो है, वहां पर वो इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। He served in Royal British Air Force in the war. After the war, being a black person, he was unable to find employment. और वो वहां पर काम करते ऑयल रिफाइनरी में, और जब युद्ध शुरू होता है तो रॉयल एयर फोर्स में भी उन्होंने काम किया है, ब्रिटिश एयर फोर्स में,
पर जब युद्ध खत्म हुआ, युद्ध खत्म होने के बाद, क्यों कि वो एक काले व्यक्ति थे, इसीलिए एक ब्लैक व्यक्ति थे, इसीलिए उनको युद्ध के बाद कोई भी काम नहीं दे रहा था। और ऐसे में एज अ लास्ट रिसोर्ट ही अप्लाइड इन अ स्कूल टू बिकम अ टीचर। और आखिरकार उन्होंने एक स्कूल में एक आवेदन किया कि भाई मैं टीचर बनना चाहता हूँ। सरप्राइजिंगली, पर आश्चर्यकारक तौर से उनको उनकी जो एप्लीकेशन थी, उनका जो आवेदन था, उसको स्वीकृति दी गई और उनको वो ग्रीनस्लेड स्कूल इन लंदन ईस्ट एंड, लंदन के पूर्वी भाग में एक ग्रीनस्लेड नाम की जो स्कूल है, वहां पर उनको शिक्षक की नौकरी मिल गई एंड इज सेट टू टीच द सीनियर क्लासेस ऑफ द स्कूल। और उनको स्कूल में बड़े बड़े क्लासेस दिए गए, है ना। अभी देखिए, हमको समझना ये जरूरी, यहाँ पर ये जरूरी है कि नंबर एक, उन्होंने देश की सेवा की। नंबर दो, एक इंजीनियर है, लेकिन देखिए कि ये सब करने के बावजूद उनको उस देश में जहां पर उन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक, मतलब मिलिट्री में काम करना मतलब जान जोखिम में डालना ही है, अपना जीवन जोखिम में डाल के, अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने देश की सेवा की, पर देश के लोगों ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया। इसीलिए सिर्फ उनके चमड़ी का रंग उनके जैसा नहीं था, इसलिए उनको नौकरी नहीं दी गई, उनको वहां पर कोई भी काम नहीं मिला, सिर्फ किस लिए, क्योंकि उनका रंग अलग था, है। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. और जब ये कथा, ये किताब हम पढ़ते हैं, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जिस काल में ये कथा या फिर ये सारा कथा वस्तु सारी जब घटित होती है, या फिर जिस काल में ये घटनाक्रम होता है, उस काल को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज देखिए, वो किताब हम पढ़ेंगे और उसकी तुलना आज से करेंगे तो हमें बहुत फर्क नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आज हम पढ़ रहे हैं तो आज ही ऐसा हो रहा है, ऐसा समझना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज है और उसमें काफी बदलाव अभी आ चुका है। तो इसीलिए उस काल को ध्यान में रखते हुए हमको ये किताब पढ़नी होगी। Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, the English do not consider him to be one of them. और वो कहते हैं कि भले ही उन्होंने मिलिट्री में काम किया है, एयरफोर्स में काम किया है, पर और वो खुद को एक ब्रिटिश मानते हैं, पर ब्रिटिश लोगों ने कभी उनको अपना नहीं समझा है, उनको कभी भी अपना उन लोगों ने नहीं माना। This leads Braithwaite to feel bitter about the English and colonialism and as well as about his white students. और देखिए, इस तरह से घर में कुछ मन में कुछ कल्पनाएं घर कर जाती है, तो उसकी वजह से आदमी के बर्ताव में भी फर्क होता है। तो इसीलिए, क्योंकि उनको समझ रहा था कि लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं ब्रिटिश के तौर पर, तो इसीलिए ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन की जो पॉलिसी उस जमाने में थी लोगों पर, दूसरे देशों पर राज्य करने की, उस पॉलिसी के बारे में और उनके जो गोरे छात्र थे उनके बारे में, उनके मन में एक घृणा, हम कह सकते हैं एक तिरस्कार का भाव उनके मन में रहा, और इसी वजह से उनकी ओर देखने का उनका पूरा नजरिया बदल चुका था। Braithwaite's teaching position starts out roughly and is embarrassed time and again. He considers his students disrespectful, ill-mannered and mischievous, while his students consider him to be an arrogant outsider, unfamiliar with the social environment in which they have grown up. और शुरुआत में उनकी टीचर की जो नौकरी है वो बहुत ही मुश्किलों भरी थी, क्यों कि उनको बहुत बार अपमानित होना पड़ा, बहुत बार उनको अपमान का सामना करना पड़ा है। ब्रेथवेट जहां पर वो खुद उनके दिल में उन बच्चों के बारे में एक गलत भावना थी, जैसे कि वो समझते थे कि ये सारे बच्चे तो मैनरलेस है, इनको कोई अकल ही नहीं है, ये कोई बर्ताव इनका ठीक नहीं है, ऐसा समझते थे।
और ये शरारती बच्चे हैं, ये कभी सुधरेंगे नहीं, ऐसा उनके मन में, उनके बारे में ख्याल था। वहीं पर बच्चे उनको समझते थे कि वो एक आउटसाइडर है, मतलब वो यहाँ के नहीं है, कहीं बाहर के हैं, और वो समझते थे कि हम जिस सामाजिक परिप्रेक्ष्य से, हम जिस सामाजिक परिस्थिति से आते हैं वो ये समझ नहीं पाते हैं, ऐसा बच्चों को लगता था। और देखिए दोनों तरफ से एक दूसरे के बारे में गलत धारणाएं होने की वजह से उनके बीच में टकराव होना स्वाभाविक था। ठीक है। The students harass him from day one, slamming their desks during his lecture, using foul language and bullying him to a great extent. और पहले ही दिन से बच्चों ने उनके क्लास के दरमियान जो बेंचेस होते हैं उनको बजाना, एक गंदी भाषा का, भद्दी भाषा का प्रयोग उनके लिए करना, और पहले से ही उन पर दबाव डालना, उनको चिढ़ाना, उनको तकलीफ देना, ये सारी चीजें पहले दिन से उनको बच्चों के द्वारा झेलनी पड़ी थी। In a reaction to that, Braithwaite verbally scolds the girls and bullying him. Even the girl students do not spare a moment to harass Braithwaite. और यहाँ तक कि उस क्लास में लड़कियां भी उनको सताने में पीछे नहीं थी। और इसी दौरान क्या हुआ? In a reaction to that, Braithwaite verbally scolds the girl for acting in an unladylike manner and being unruly in the class. और लड़कियां भी पीछे नहीं है, ये देखकर उनको बहुत गुस्सा आता है और उस लड़की को वो बहुत जोरों से डांट देते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें एक शालीन औरत की तरह बर्ताव नहीं करना आता है, और वो बहुत जोरों से उसको डांट देते हैं। When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the students, he changes his teaching and handling tactics and he decides to interact with them as though they are adults and respectable persons. और वो डांट देते हैं, पर डांटने के बाद उनको समझ में आता है कि ये डांटने की वजह से ना तो उनको आदर मिल रहा है और ना ही बच्चे उनकी बात सुन रहे हैं। जब उनको ये पता चला कि डांटने से कोई फायदा नहीं हुआ है, तो उन्होंने अपना व्यवहार बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन बच्चों को बहुत ज्यादा आदर पूर्वक उनको वर्तणूक देना शुरू कर दिया, उनको आदर देना शुरू किया और उनको ऐसा उनके साथ व्यवहार कर रहे थे मानो कि वो एक बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग लोग समाज के हैं, जैसे बड़े आदमी हैं। बच्चों जैसा उनके साथ व्यवहार उन्होंने नहीं किया, बल्कि एक बड़े व्यक्ति के जैसे तौर पर उनके साथ उन्होंने व्यवहार किया, उनको रिस्पेक्ट किया। He requires every girl to be referred as Miss and that his students call him Sir. और उन्होंने बच्चों को बता दिया कि क्लास की हर एक लड़की को मिस कहा जाएगा और मिस के साथ संबोधन किया जाएगा और मुझे इस क्लास में सर ही कहना होगा। At first, the students find this level of difference ridiculous and unnecessary. शुरुआत में तो बच्चों को ये सारी चीजें बहुत ही अटपटी लगी, कुछ काम की नहीं लगी या फिर हास्यास्पद लगी, लेकिन however they come around after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitudes towards one another. पर कुछ ही हफ्तों के बाद उन्होंने बच्चों ने भी खुद के अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया और इससे क्या हुआ कि उन्होंने खुद के शरीर पर भी ध्यान देना शुरू किया, हाइजीनिक, बहुत ज्यादा स्वच्छता वो रखने लगे और इसी के साथ साथ अपने एटीट्यूड, अपना जो बर्ताव था उसमें भी उन्होंने बदलाव करना शुरू कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं उनका जो नजरिया था, धीरे धीरे उन्होंने खुद के नजरिए में बदलाव कर दिया, तो बच्चों ने भी उनका नजरिया बदलना शुरू कर दिया। This marks the success of Braithwaite in handling the students in a very amicable way. और इसी के साथ उन्होंने सफलता पाई, अपना जो नजरिया उन्होंने बदला, उस बदले हुए नजरिए की वजह से उन्होंने एक सफलता पाई, बच्चों को हैंडल करने में, बच्चों के साथ व्यवहार करने में उन्होंने सफलता पाई और इसी के साथ उन्होंने अपना व्यवहार और भी दोस्ताना किया। एमिकेबल मतलब दोस्ताना, उनका दोस्ताना रवैया, उनका दोस्ताना नजरिया, उनका दोस्ताना व्यवहार
बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा और इसी से धीरे धीरे दोस्तों बच्चों में बदलाव आने लगा। ठीक है, to increase the class cultural exposure, he takes them to on a field trips and excursions to museums and theaters. To everyone's surprise, many of the students had never been. और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अनुभव देने के लिए उन्होंने क्या किया, बच्चों को बाहर, स्कूल के बाहर निकालकर फील्ड ट्रिप्स पर, एक्सकर्शन पर, छोटे छोटे टूर्स पर उनको वो लेके गए। कहां पर? म्यूजियम्स में, थिएटर्स में। और आश्चर्य की बात तो ये है, इनमें से बहुत सारे बच्चे तो पहली बार ऐसी जगहों पर आ रहे थे। A white female teacher, Gillian Blanchard, accompanies the class on these excursions. This marks the beginning of a friendship between Blanchard and Braithwaite. और ऐसी एक्सकर्शन पर जब वो बाहर जाते थे, बच्चों को बाहर लेकर जाते थे, तो उनके साथ एक गोरी टीचर जो है जिसका नाम गिलियन ब्लैंचर्ड है, वो भी उनके साथ जाया करती थी। और इसी के साथ धीरे धीरे ब्रेथवेट में और ब्लैंचर्ड में दोस्ती होती गई। Similarly, Braithwaite's relationship with his students is tested many a times. और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया था, धीरे बहुत बार ऐसा भी होता था कि अच्छा बर्ताव के साथ साथ उनको थोड़ा थोड़ा परेशानी का सामना करना भी पड़ता था। Although his students frequently disappointed and hurt him, he learns to forgive them. The students constantly surprise him with their maturity, empathy and knowledge. ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगे थे, वो हर समय उनको तकलीफ होती थी, वो बच्चे उनको, उनके साथ उनका व्यवहार ज्यादा बहुत ही अच्छा नहीं होता था, बदलाव उसमें धीरे धीरे आ रहा था, पर फिर भी उनको बहुत ही तकलीफ होती थी उनके। पर उन्होंने एक काम करना शुरू किया, बच्चों को माफ करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि बच्चों के बर्ताव में बदलाव हो रहा है, बच्चों के हर एक चीज में, व्यवहार में भी बदलाव हो रहा है, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, मतलब वो एक बहुत ही परिपक्व हो रहे थे। और उसी के साथ साथ उनका ज्ञान जो है वो भी बढ़ रहा था। इसको देखकर उनको बहुत ही खुशी महसूस होती थी। Another facet of the story which greatly affects its narrative lies in the heavy history of colonialism, its dark consequences, mental and physical trauma that increases Braithwaite's hatred and wrath for British. और इस कथा में ये जो उनकी कहानी है, एक स्कूल टीचर की जो उनकी कहानी है, उस कथा के साथ साथ एक दूसरा धागा भी उसमें जुड़ा है ना। एज अ टीचर, और इसमें कहेंगे स्कूल, और एज अ ह्यूमन उसको कहेंगे सोसाइटी, है ना। तो ये दोनों धागे जुड़े हुए हैं इस कथा में। ये दोनों, हालांकि बहुत सारा भाग स्कूल का आता है और बहुत छोटा भाग सोसाइटी का है, पर फिर भी सोसाइटी भी, समाज भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो वो कहते, उनकी जो स्टाइल है, वो जो नॉवेल है, वो लिखा गया है उनके और स्कूल के बारे में, लेकिन उसमें कहीं कहीं पर इसका भी जिक्र आता है कि उस समय का ब्रिटिश समाज कैसा था, कैसे ब्रिटिश लोगों ने पूरी दुनिया पर राज्य करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके किस तरह से उन्होंने बुरी तरह से ह्यूमन, या फिर हम कह सकते हैं मानव जाति को प्रताड़ित किया था। ये सारा कुछ देखते हुए, और किस तरह से फिर काला गोरा भेद वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें देखकर धीरे धीरे, और ये सारा देखते हुए उनके मन में ब्रिटिश लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा तिरस्कार निर्माण होने लगा था। वो बहुत ही दुखी होते थे इन चीजों से देखकर, इन चीजों को देखकर। After World War II, and he constantly feels the prejudicial effects of colonialism while living in England after World War II. और उनको हमेशा से वो एक क्या कहते हैं, को, मतलब वो अपना नहीं है, पराया वाला जो व्यवहार उनके साथ ब्रिटिश लोग कर रहे थे, दूसरे महायुद्ध के बाद वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, उनको समझता था, उनको उससे दुख भी होता था। And these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. और इसी के चलते ये व्यवहार पर उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया की वजह से ही उनके दिल में ब्रिटिश लोगों के बारे में एक तिरस्कार की भावना पैदा होती थी, एक दुख की, एक बहुत ही
क्या कैसे कह सकते हैं उसको, उनके उनके बारे में उनके दिल में जरा भी क्या कहते हैं प्यार या फिर आदर उनके बारे में बिल्कुल नहीं उनके रह गया था। Braithwaite is surprised and shocked by the conditions in which these students live and also the physical trauma of the war that can be seen throughout his teachings environment. Braithwaite इस चीज से भी आश्चर्यचकित रह गए थे क्योंकि उनके जो छात्र जिस परिस्थिति से आते थे, जिस परिस्थिति में वो रहते थे, उनकी परिस्थिति देखकर भी उनको बहुत ही आश्चर्य, बहुत ही खराब परिस्थिति से वो आते थे। और इस परिस्थिति के दौरान दूसरे महायुद्ध का जो परिणाम इन लोगों पर हुआ, उनके उनके सोच पर हुआ, उनके जिस तरह से उनको दुख झेलना पड़ा, ये सारा उनकी अपनी टीचिंग लाइफ में, उनकी शिक्षकी पेशा में उनको ये सारी चीजों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये नॉवेल की समरी है। अब नॉवेल को कुछ अलग भाग जो है उसके, जैसे कि नॉवेल का थीम है या फिर उनका सिनॉप्सिस है, ये सारे और हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको टू सर विथ लव इसकी समरी और जो कि भाग हमने आज लिया है वो समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो उसको लाइक कीजिएगा और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पवन टॉक एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।